इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्कैम या फ्रॉड के बारे में बताता हूं जो महामारी की तरह बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में काम करते हैं तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप धनी नहीं हैं तो ये फ्रॉड करने वाले आपको नहीं पकड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत समझदार हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। कई घरेलू महिलाएं, पत्रकार, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि वकील और पुलिस तथा मिलिट्री के ऑफिसर तथा इसी क्षेत्र के एक्सपर्ट भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी हाल के अपने कार्यक्रम मन की बात में इस पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ी। इसलिए ज़रूरी है कि इसे ठीक से समझा जाए और फिर एक दो जो काम इससे बचने और निपटने के लिए करने हैं वो कर लिए जाएं। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा रहे, लेकिन कुछ बातों को समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा और काम का लगे तो अपने जिगरी दोस्तों और सगे संबंधियों से भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस महामारी से बच सकें। पहले देखते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या भला। ये एक तरह का घोटाला है जिसमें ठग फ़ोन या एसएमएस या व्हाट्सएप चैट या किसी अन्य माध्यम से अपने शिकार को इस बात का विश्वास दिला देता है कि किसी ने उसे एक बड़े अपराध में फंसा लिया है और वो तुरंत अरेस्ट हो सकता है, और फिर उसे पुलिस अधिकारी से मदद दिलवाने का भरोसा देता है। जब वो व्यक्ति यानी उसका शिकार मानसिक तौर पर टूट जाता है तो फिर उसे ब्लैकमेल करता है। ठगों का खेल हमेशा इसी तरह नहीं होता। कभी कहा जाता है कि आपके किसी सगे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, कभी कहा जाता है कि आपके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया है, कभी कुछ और। जब लोग बाग जागरूक हो जाते हैं तो ठग अपने हथकंडे बदल देता है। ये समझने की बात है कि समझदार लोग या फिर जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं हो वो कैसे इसके झांसे में आ जाते हैं। इस स्कैम में ठग बड़ी चतुराई से अपने शिकार को सम्मोहित कर लेता है। यही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। जैसा मैंने पहले कहा, एक्सपर्ट, पत्रकार और पुलिस अधिकारी भी इसका शिकार बन चुके हैं। तो जो लोग इतने सतर्क नहीं होते या उनके बड़े अधिकारियों से संबंध नहीं होते, उन्हें शिकार बनाना तो सरल होता है। इसलिए इसे थोड़ा गहराई से समझना ज़रूरी है। ये घोटालेबाज इंसान की आदतों और कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की कुछ कमज़ोरियाँ मैं आगे लिस्ट कर रहा हूँ। इंसान का एक बड़ा डर होता है कि कहीं उसके किसी काम के उजागर होने से उसकी बेइज्जती न हो जाए, या उसके नौकरी या बिजनेस में नुकसान न हो जाए, या परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ हो न जाए। सामान्य लोग भी छोटे बड़े अपराध या गलतियां कर सकते हैं जिन्हें उजागर करने का भय दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करना आसान होता है। जैसे कि कई लोग अश्लील वेबसाइट्स में जाते रहते हैं, गाड़ी चलाने वाले लाल बत्ती में आगे निकल जाते हैं या एक्सीडेंट करके भाग निकलते हैं। कई लोग रिश्वत लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन कर छिपाने के लिए धंधे करते हैं। कुछ युवा ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। सामान्य लोग जो कानूनी या पुलिस के दांव पेच नहीं जानते, उन्हें यह कहकर डराना बहुत सरल होता है कि किसी ने उन्हें एक बड़े अपराध में फंसा लिया है। अगर वो इस अपराध के बारे में नहीं जानते तो ठग का काम और सरल हो जाता है। वो उन्हें कानून की धाराएं बताकर और डरा देता है। लोग ऑनलाइन तथा नई तरह के जो आजकल डिजिटल कागजात होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं जानते या उनके प्रति लापरवाह होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स आदि के पासवर्ड। शातिर ठग के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का नाम लेकर गुमराह करना बहुत आसान होता है। अगर किसी को अचानक उसके सबसे प्यारे और घनिष्ठ संबंधी के साथ किसी तरह की बड़ी दुर्घटना होने की खबर मिले या पता लगे कि उसने जाने अनजाने कोई अपराध कर दिया है तो वो व्यक्ति घबरा जाता है। और अगर इस दौरान कोई व्यक्ति फ़ोन करके मदद देने की पेशकश करे तो वो बिना सोचे समझे उसकी बात मानने लगता है। भारत में पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी अथॉरिटीज़ का बहुत खौफ होता है। इसलिए इनके नाम पर किसी को धमकाना सरल होता है, विशेषकर व्यापारियों को। अगर कोई हमारे बारे में बहुत कुछ हमें बताने लगता है, जैसे कि आधार नंबर, आप किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में कौन कौन है, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो हम या तो उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं या डर जाते हैं कि इसे तो हमारे बारे में सब कुछ पता है। अगर वो व्यक्ति पुलिस या सरकारी ऑफिसर लगता है तो हम उसकी बताई हुई बातें करने लगते हैं। अगर कोई हमसे ये कहता है कि देखो, ठगों से सावधान रहना, मुझे तो बता दिया और किसी को मत बताना, तो हम ऐसे व्यक्ति को अपना शुभचिंतक मानने लगते हैं कि अरे ये तो हमें समझा रहा है और ये तो बिल्कुल जेन्युइन सही आदमी है, और हम उसे अधिक जानकारी देने लगते हैं। अगर अकेले में किसी को धमकाया जाता है और वो तुरंत किसी से मदद नहीं ले सकता तो वो जल्दी डर जाता है। इसलिए ये ठग अपने शिकार को पहले इस बात के लिए राज़ी करते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति अकेले में करे और इसकी चर्चा कभी किसी से ना करे। हमारी ऐसी कमजोरियों को इस तरह से पेश किया जाता है कि अगर हमारे अंदर शक भी पैदा हो रहा हो तो हम उसे दरकिनार करके ठग की बातें मानने लगते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे कि हम जादू को सही मानने लगते हैं। डिजिटल अरेस्ट के सैकड़ों उदाहरण आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, इसलिए उन्हें नहीं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री के जिस संबोधन की बात मैंने पहले कही है, इसमें भी उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि यह सब कैसे होता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
अब मैं संक्षेप में डिजिटल अरेस्ट का एक आम तरीका बताने जा रहा हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह ये ठग एक एक करके एक एक स्टेप में सामने वाले को कमज़ोर करते और फिर ठग लेते हैं। इसमें रमेश वो व्यक्ति है जिसका डिजिटल अरेस्ट होता है। रमेश को एक कॉल आती है। ठग उसे वीडियो कॉल पर जोड़ने को कहता है क्योंकि उसके आधार कार्ड के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है जो बिना ऑडियो कॉल के नहीं हो सकती। लेकिन इस केस में रमेश किसी तकनीकी कारण से ऐसा नहीं कर पाता, तो ये सारा काम अब नॉर्मल कॉल से हो रहा है। ठग पहले रमेश का नाम व फ़ोन नंबर कंफर्म करता है, क्योंकि रमेश को ऐसी कॉल मोबाइल कंपनी या कई और जगहों से आती रहती हैं, तो उसे कुछ नया नहीं लगता और वो ये कंफर्म कर देता है। हर बात से ठग अनुमान लगाता रहता है कि रमेश कितनी जल्दी और कब काबू में आ जाएगा, तो वो एक के बाद एक पत्ते फेंकता है। वो रमेश को उसका आधार नंबर बताता है और पूछता है कि क्या ये सही है। अब रमेश को कुछ शक तो होता है। वो पूछता है कि आप कौन हैं। ठग उसे बताता है कि वो एक डिलीवरी कंपनी से बोल रहा है और वो कहता है कि आपके आधार नंबर से केवाईसी करके एक पैकेट इंग्लैंड के लिए उनकी कंपनी से बुक हुआ है और बीच में पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। रमेश कहता है कि उसने कोई पैकेट इंग्लैंड के लिए बुक नहीं किया। तो ठग कहता है कि किसी ने उसका आधार कार्ड यूज़ करके घोटाला किया है और उस पैकेट में ड्रग्स पाई गई हैं, जिसके लिए इंडियन पिनल कोड यानी आपराधिक कानून के सेक्शन 32B में 10 साल की जेल हो सकती है। रमेश को शक होता है, लेकिन वो डर भी जाता है। उसे और फंसाने के लिए ठग उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी के साथ आधार कार्ड शेयर किया था। रमेश ने कुछ समय पहले अपना आधार कार्ड अपने पड़ोसी के बच्चे के केवाईसी के लिए दिया था, इसलिए उसको लगने लगता है कि कहीं वहीं से उसका आधार कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं हो गया। अब ठग उसे कहता है कि वो मुंबई पुलिस के अधिकारी से उसको जोड़ रहा है। अधिकतर बार ठग कुछ न कुछ कहकर अपने शिकार को वीडियो कॉल से जोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल जोड़ नहीं पाई, लेकिन सामान्य कॉल से ही देखिएगा कि कैसे रमेश का मनोबल तोड़ा जाता है। रमेश को ये कहा जाता है कि वो कॉल अलग स्थान पर जाकर करे और इसके बारे में किसी को नहीं बताए, क्योंकि डिलीवरी एजेंसी की इज्जत का सवाल है। अगर ये बात किसी को भी पता लगती है तो कंपनी रमेश की कोई मदद नहीं करेगी और उसके बाद पुलिस उस पर जो एक्शन लेगी वो इसका पूरा जिम्मेदार होगा। फ़ोन में कॉल ट्रांसफ़र करने जैसा कुछ ड्रामा किया जाता है और उसके बाद ठग का साथी जो पुलिस ऑफिसर बना है वो लाइन पर आ जाता है। पहला ठग उसे सर करके बात करता है और जिस लहजे में नकली पुलिस अधिकारी उससे बात करता है उससे रमेश को लगने लगता है कि वो सही पुलिस अधिकारी से बात कर रहा है। पुलिस अधिकारी उसे धमकाने लगता है और कहता है कि अपराध की संगीनता इतनी है कि अब सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। उसके नाम पर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है और उसे रमेश के पास वाले थाने में भेजने की कार्रवाई चल रही है और कभी भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ सकती है। वो रमेश से एफआईआर का नंबर नोट करने को कहता है, उसके ऑफिस के बारे में भी कुछ बताता है और उसके परिवार के बारे में भी। वो ये कहता है कि अपराध की संगीनता को देखते हुए पुलिस उसके और उसके परिवार पर 24 घंटे निगरानी रख रही है। वो अधिकारी खुद को सही पुलिस अफसर सिद्ध करने के लिए और रमेश का मनोबल तोड़ने के लिए कभी उसे धमकाता है और कभी मदद का वादा करता है। अब तक रमेश उसके चंगुल में आ चुका होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उससे 1 लाख रुपये तुरंत सीबीआई के बैंक अकाउंट में जमा करने को कहता है, ताकि जो कार्रवाई तुरंत होनी है उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। वो ये भी कहता है कि चाहो तो इंटरनेट पर जाकर ये अकाउंट चेक कर लो, क्योंकि ठग लोग आजकल ऐसे स्कैम करते रहते हैं। अगर ऑनलाइन जमा नहीं करने हैं तो कल सुबह मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में जाकर पुलिस कमिश्नर के पीए से मिल लेना। अब इसमें क्या होगा कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा और उन्हें खा जाएगा, क्योंकि ये लोग बड़े भ्रष्ट होते हैं। लेकिन जब आप ये काम ऑनलाइन करते हैं तो कोई आपसे पैसे खा नहीं सकता। अभी अगर आपने ये पैसे सीबीआई के अकाउंट में जमा कर दिए तो आपकी रसीद भी थोड़ी देर में आपको ऑनलाइन दे दी जाएगी। अगर सीबीआई और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है तो 1 महीने में ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि जो सीबीआई का अकाउंट रमेश को बताया गया है वो ठगों का अकाउंट है। रमेश के पास इतने पैसे नहीं होते और वो हाथ जोड़ने लगता है। काफ़ी मिन्नत के बाद उसे छूट दे दी जाती है कि अच्छा अभी 30,000 रुपये तुरंत जमा करो और बकाया 2 दिन बाद कर देना। और इस तरह रमेश के 30,000 रुपये तो तुरंत चले जाते हैं। रमेश को फिर से याद दिलाया जाता है कि वो ये बात किसी से शेयर ना करे। इस बार ये भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मामला है, इसलिए किसी से भी इसे शेयर करना अपराध है। और ये भी हिदायत दी जाती है कि अगली बार जब वो पुलिस वाला कॉल करेगा तब रमेश को वीडियो कॉल करनी होगी, नहीं तो पुलिस उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगी और फिर जो रमेश का आधार है उससे जुड़े फ़ोन और बैंक अकाउंट सारे बंद हो जाएंगे। इसके कुछ समय बाद ऑनलाइन 30,000 रुपये जमा करने की रसीद भी रमेश को मिल जाती है, जो झूठी होती है, लेकिन वो इस तरह बनाई गई होती है कि लगता है कि सीबीआई के किसी अकाउंट में ही पैसे जमा हुए हैं। 2 दिन बाद वो ठग फिर से फ़ोन करता है।
तब तक रमेश ने ये बात अपने दोस्तों से शेयर कर ली होती है और वो समझ गया होता है कि उसके साथ घोटाला हुआ है। उसने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी होती है। जब इस बार ठग का कॉल आता है तो रमेश उसे फ़ोन पर धमकाता है तो ठग फ़ोन काट देता है। पुलिस इस फ़ोन और बैंक अकाउंट को ट्रैक तो कर पाती है, लेकिन तब तक दोनों गायब हो जाते हैं। अगर रमेश ग्लानिवश इस बात को छिपा कर रखता और डरा हुआ ही रहता तो अगली कॉल में ठग उससे और भी रकम ऐंठ लेते और किसी अन्य तरह से भी ब्लैकमेल करते। जैसा मैंने पहले भी कहा है, ठीक ऐसा ही सबके साथ नहीं होता। ठग अपने शिकार की मनस्थिति को, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितने पैसे दे सकता है, इन सब के हिसाब से जांच लेता है और फिर अपने कारनामे में फेरबदल करते रहता है। कई बार वीडियो में पुलिस अधिकारी का बिल्कुल जेन्युइन लगने वाला ऑफिस या कोर्ट रूम दिखाया जाता है। कभी असली दिखने वाले कोर्ट ऑर्डर या एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन मुहैया करा दी जाती है। अब इस बात पर आते हैं कि कैसे इस ठगी से बचा जाए। अनजानी कॉल उठाने से बचें, यह सबसे पहला और सबसे पक्का उपाय है। अगर उस कॉल के नंबर के शुरू में धन का निशान हो, प्लस का निशान हो और उसके बाद 91 के बदले अन्य कोई 2 नंबर हों तो बिल्कुल न उठाएं, क्योंकि ऐसी कॉल विदेश से होती है। इसी तरह अगर अनजाने नंबर से किसी भी ऐप में मैसेज आए या ईमेल आए तो उस पर एक्शन ना लें। अगर उसमें कोई मदद या फ्री गिफ्ट हो या धमकाया जा रहा हो या कोई लिंक हो तो समझ लें कि ये ठगी का मामला है। अगर आपका सगा भी फ़ोन करके कहे कि मैं कहीं फंस गया हूँ या एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत पैसे भेज दो, तो तुरंत पैसे ना भेजें। ऐसा कॉल करने के लिए ठग उस संबंधी की आवाज़ के सैंपल से झूठी आवाज़ बना के भी आपको फ़ोन कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन कॉल है। और फिर ये क्या करते हैं कि जब आप कॉल वापस करने लगते हैं तो उसका फ़ोन बिज़ी कर देते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो अपने उस संबंधी को खुद कॉल करें, 1 बार करें, 2 बार करें, और अगर उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो भी धैर्य रखें, थोड़ी देर बाद कॉल करें और हो सके तो उसके दूसरे नंबर या उसके किसी दोस्त या किसी अन्य को फ़ोन करके पता करें कि उस संबंधी के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। अपने बैंक अकाउंट में कैश कम रखें। अगर आपको अधिक पैसे की ज़रूरत होती है जिसका आपको लेन देन करना होता है तो 1 से अधिक अकाउंट में रखें और एक बार में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं, इस पर भी बैंक की वेबसाइट या ऐप में जाकर लिमिट फिक्स कर लें। अब 1-2 इम्पोर्टेंट बातें उस समय के लिए जब आपने ठग का कॉल उठा ही लिया और वो आपको डरा रहा हो। अगर पुलिस या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, बिजली और पानी के ऑफिस, मोबाइल कंपनी या ट्राई जैसी एजेंसीज के मैसेज या कॉल हों जिसमें आपके डिटेल मांगे जा रहे हों तो समझ लें कि ये घोटाला है। इनमें से कोई भी जानकारी लेने के लिए कोई अधिकारी फ़ोन नहीं करता और न एसएमएस। यहाँ तक कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी आपसे पैसे लेना चाह रहा है तो वो भी फ़ोन या एसएमएस या ईमेल का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर ऐसा फ़ोन उठा ही लिया तो उसे तुरंत काट दें। अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हों कि कहीं ये जेन्युइन कॉल तो नहीं है तो उस अथॉरिटी के नोडल ऑफिसर से फ़ोन करके या उन्हें ईमेल करके पूछ लें, और अगर उनका ऑफिस पास में हो तो वहाँ जाकर पूछ लें। ये भी मत सोचिए कि ये ठग है, मुझे समझ आ गया तो इससे थोड़ा मज़े ले लेते हैं। ये भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि कई बार ठग आपकी आवाज़ के सैंपल लेने के लिए भी फ़ोन करते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया में जाना, ऑनलाइन यानी इंटरनेट से जुड़े रहना, ऑनलाइन पैसों का लेन देन करना, इन सब से तो नहीं बच सकते। हमें केवाईसी करने के लिए, सिम कार्ड खरीदने के लिए, लोन लेने के लिए, यहाँ तक कि जेवर खरीदने के लिए या होटल में ठहरने के लिए, कई सारे कामों के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़ता है, उनकी कॉपी भी देनी पड़ती है। इसलिए कोई अगर इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी बताकर कहे कि मुझे आपकी सारी जानकारी है तो डरे नहीं। केवल जानकारी या उस डॉक्यूमेंट की कॉपी के बल पर अधिकतर ठग कुछ नुकसान नहीं कर पाते। ये जो ठगी का वाकया हुआ है उसे छिपा कर ना रखें। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हो, उसे जानकार समझते हो, उससे इस बात को ज़रूर साझा करें और जितनी जल्दी हो सके अधिकारियों से इसकी शिकायत करें। ये शिकायतें कहाँ करें, कैसे करें, इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। अगर आपका कोई जानकार इन ठगों के चंगुल में फंस जाए तो उसकी मदद कैसे करें। डिजिटल अरेस्ट के जाल में जो फंस जाते हैं वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि घर वालों से भी उसका जिक्र नहीं करते और ठगों पर अपने सगे लोगों से भी अधिक भरोसा करने लगते हैं। बेइज्जती, नुकसान या अरेस्ट हो जाने का भय उनके मन से निकल ही नहीं पाता। ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें भरोसा दें कि भाई ये ठगी का मामला है और हमें धैर्य और मजबूती से इससे निपटना है। तुरंत 1930 इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट करें। उसके बाद इस वेबसाइट पर जो मैं यहाँ दे रहा हूँ और इसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, इसमें डिटेल में कंप्लेंट दायर करें। इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो भी बनाया है, चाहे तो उसे देख लें, उसका लिंक भी नीचे है। अगर पास में पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर भी शिकायत दर्ज करा लें। जो मैंने वेबसाइट बताई है, अगर आप उसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते ऑनलाइन, तब तो आप पुलिस स्टेशन में ज़रूर कंप्लेंट दर्ज कराएं। अगर बैंक से पैसे निकालने का मामला है तो बैंक को भी कंप्लेंट करें।
और अकाउंट को फ्रीज करने को भी कहें। इंटरनेट में ढूंढकर किसी नोडल ऑफिसर या हेल्पलाइन का उपयोग ना करें। या तो उस बैंक की वेबसाइट में जाएं या नीचे जो वेबसाइट में दे रहा हूँ इस पर सर्च करें। इस तरह डिजिटल अरेस्ट से आप पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं और अपने सगे संबंधियों साथियों को भी इस स्कैम से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियो काम के लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इन्हें और लोगों से भी शेयर करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।